तो जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि यूपीएससी के अंतर्गत आने वाले सिलेबस क्या हैं और उसके बारे में हमने जाना। तो अगर तैयारी करनी है आपको पॉलिटी की, तो क्या क्या आपको पढ़ने अनिवार्य होंगे या आपके लिए पॉलिटी पढ़ने के लिए सहूलियत क्या क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आप मात्र एन सी आप चाहें तो 6 to 12 पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास की एक बुक है, उसको आप बस पढ़ लीजिए। जो पॉलिटी की बुक है उसको आप पढ़ लीजिए। जो संविधान का सिद्धांत दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा लक्ष्मीकांत या किसी भी कोचिंग का या दृष्टि का आप क्विक रिवीजन बुक ले सकते हैं, या मतलब कि और भी नोट्स पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ने के लिए आपको पर्याप्त हो जाएगा कि पॉलिटी अच्छे से आपको आने लगेगी। इसके बाद हम आइए बात करते हैं कि संविधान भारत में इसका महत्व क्या है और कैसे इसका विकास हुआ, संविधान होता क्या है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि संविधान है क्या। बुक में दिया गया है कि संविधान विधियों का समुच्चय है या दस्तावेजों का समुच्चय है, लेकिन अगर इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो हमारे घर में एक औपचारिक नियम कानून होते हैं कि 8 बजे तक घर आ जाना है, या बड़ों का आदर करना है, छोटों का भी सम्मान करना है, या जब हम खाना खा रहे होते हैं तो मोबाइल का यूज नहीं करना है, सबके साथ बैठ के खाना खाना है। और भी नियम कानून है कि हम जब घर से जाते हैं तो मम्मी को या पापा को बता के जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम परंपरागत रूढ़ियों नहीं कह सकते हैं, परंपरागत रूप से जो रीति रिवाज और नियम हमारे अंदर जो लोकाचार की भावना में आदत में आ गया है उसको हम निर्वहन कर रहे हैं। वैसे ही किसी देश के लिए अगर कानून जो होता है उसको संविधान कहेंगे, जो कि उसके नियम विनियम या उसके उद्देश्य कैसे होने चाहिए, उसमें सारी चीज़ें वर्णित होती हैं और देश का ये सर्वोच्च कानून होता है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक, जितने भी विधायिका में बनाए जाते हैं कानून और या भी जो नियम या जो भी कुछ बनाए जाते हैं, या आईपीसी सीआरपीसी जितनी भी चीज़ें हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ और है, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ कि संविधान क्या है, तो आप कह सकते हैं दस्तावेजों का समुच्चय है। और जैसे कि हमारे घर में होता है कि हमें कितने बजे घर पे आ जाना है, अगर जो भी घर पे चीज़ें होती हैं अगर इसको लिखित रूप में रख लिया जाए तो सभी लोग मानने के लिए तैयार भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि कारण ये रहेगा कि जब कोई एक लोग अपने ही तौर तरीक़ों के आधार पे अगर नियम कानून बना लें और किसी से पूछे नहीं, सलाह नहीं ले, तो फिर सभी लोग मानने के लिए उसको राज़ी नहीं हो पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि अगर घर में 4 सदस्य हैं तो सबकी राय ली जाए, सबकी सहमति ली जाए, तब जाके संविधान का निर्माण किया जाए या जो भी नियम बनाया जाए। उसी प्रकार से जब संविधान बनाया जा रहा था भारत में, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लोग थे और उनको 10 लाख की जनसंख्या के आधार पे एक जो अपने विशेष क्षेत्र में जो 1935 के एक्ट था उसके अधीन उनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, उन्हीं को संविधान सभा में लाया गया। यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें लगभग सभी लोगों की, आम लोगों की भी सहमति है। और इसका प्रूफ इस बात से भी हो जाता है कि जो पहला 1951-52 का चुनाव हुआ था उसमें जितने भी संविधान में चुन के आए हुए सदस्य थे, जितने संविधान सभा में संविधानवेत्ता थे, सब वापस से चुन के आ गए थे। तो इस चीज़ से हम मान सकते हैं कि
जो भी विधियां बनाई गई तो आम लोगों के राय से बनाई गई। और उसमें होता था कि संविधान में कोई अगर नियम लाना होता था तो उसमें होता है कि या तो सभी लोग सहमति ले लें किसी कानून पे, या जो भी अपना विचार रखें तो सबका विचार कहीं न कहीं मेल खाता हो। तो उसमें बहुमत का तरीका नहीं था कि अगर 100 लोग हैं तो 51 लोगों ने हाँ बोला और 49 लोगों ने ना बोला और इस आधार पे कानून बन गया, ऐसी बात नहीं थी। उसमें कोशिश की गई थी कि 100 लोग हैं तो 100 लोग उस कानून के समर्थन में हों, अगर समर्थन में नहीं भी हों तो थोड़ा बहुत रियायत देके उनको भी उसमें सहमति ले ली जाए। तो इस आधार पे कानून का निर्माण हुआ था। तो हम आगे आपको बताएंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। हमारे भारत में जो प्राचीन विधि व्यवस्था थी उसमें होता था प्राचीन काल में कि जो मनु स्मृति थी, याज्ञवल्क्य स्मृति थी, नारद स्मृति थी, ऐसी बहुत सारी जो स्मृतियाँ थी, उस समय के नियम कानून परंपरा थे, उसके आधार पे हमारी शासन व्यवस्था चलती थी। और पहले राजतंत्र था तो राजतंत्रात्मक प्रणाली में राजा ही सर्वोच्च शक्ति का केंद्र होता था और राजा की जो भी बातें होती थीं वही कानून होती थी। राजा एक बार अगर किसी को मान लिया कि यह कानून है तो वही कानून होता था। उसके बाद जब आते हैं मुस्लिम, उस समय जो फौजदारी की व्यवस्था थी, फौजदारी व्यवस्था सबके लिए समान हो गई थी, लेकिन जो दीवानी की व्यवस्था थी उसमें हिंदू कानून अलग चलते थे और मुस्लिम कानून अलग चलते हैं। अभी भी आप कभी देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ चलते हैं, वैसे ही इनके कानून अलग अलग होते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो हालांकि ब्रिटिश ने शुरू में हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुस्लिमों के लिए अलग कानून का प्रावधान करा था, लेकिन बाद में इसको सब मर्ज करके एक कॉमन कानून बनाने की कोशिश की। फिर भी फौजदारी में तो कॉमन कानून हो गया, जो कि हम आज भी देखते हैं कि फौजदारी विधि व्यवस्था में सब पे कॉमन कानून लागू होते हैं, लेकिन दीवानी में पर्सनल मुस्लिम लॉ, हिंदू का जो पर्सनल है वो लागू होता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो संविधान का आर्टिकल 44 है, समान नागरिक संहिता, उसको लागू करने के लिए कहा जाता है कि सबके लिए समान विधि हो जाए। तो हम देखेंगे कि जो कानून का दरअसल विकास जो होते आ रहा था प्राचीन काल से और मध्यकाल से, उसको एक नया आयाम तब मिला जब ब्रिटिश बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं 1764 में। और इस समय क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई थी व्यापार वाणिज्य करने, व्यापार करने आई थी। लेकिन यहाँ पे उसने देखा कि जो भी संसाधन हैं हम चीज़ों को एक्वायर करके उसी से पैसा और आमदनी कर सकते हैं। तो ऐसे में इसने क्या करा कि जब बक्सर का युद्ध जीती तो इसको दीवानी व्यवस्था मिल गया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें शामिल होने वाले थे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह। ये तीनों ही अंग्रेज़ों से हार जाते हैं। ऐसे में होता ये है कि मुगल बादशाह को बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। ऐसे में अंग्रेज़ दोहरी शासन प्रणाली स्थापित कर लेते हैं, यानी कि जो दीवानी की राइट है, जो दीवानी का अधिकार है अंग्रेज़ों को मिल गया, तो अंग्रेज़ राजस्व वसूलने लगे और जो प्रशासन की जो चीज़ें थी वो बंगाल के नवाब को दे दिए। ऐसे में जब सारे जो आमदनी का स्रोत है चला जाएगा अंग्रेज़ों के पास, तो जाहिर सी बात है प्रशासन आखिर कोई कितना करेगा, कैसे करेगा कि सब कुछ न्यायोचित तरीके से हो पाए। ऐसे में वहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई और त्रस्त हो गई तो 1769-70 के आसपास
इतने व्यापक तौर पे बंगाल में अकाल पड़े कि वहाँ लगभग 1/3 जनसंख्या इस अकाल में साफ हो जाती है। ऐसे में जो ब्रिटेन की सत्ता थी उसका विश्व स्तर पे निंदा होने लगी। तो उसने क्या करा कि इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी में था कि व्यक्ति के तौर पे लोगों को लाभ हो रहा था, जो यहाँ के ब्रिटिश जो अफसर थे उनको लाभ हो रहा था, लेकिन कंपनी दिन ब दिन कर्जे में डूब रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो दस्तावेज जो एक होता था दस्तक था कि व्यापार करने की एक व्यवस्था था, जिसमें कि किसी को देने के बाद वो निर्बाध रूप से व्यापार कर सकता था। और एक कंपनी देती थी, लेकिन घूस लेके जो ब्रिटिश अधिकारी थे वे भी किसी को दस्तक दे देते थे उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। ऐसे में होता था ये कि जो नवाब को पैसा मिलना चाहिए वो व्यक्ति के तौर पे उस अंग्रेज़ को मिल जाता था। ऐसे में अंग्रेज़ जो थे वो होते जा रहे थे संपन्न, लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था। इससे कंपनी धीरे धीरे अपना कर्ज में डूबने लगी। तो वहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटेन में जो रह रहे थे, उनको लगा कि आखिर ऐसे हो क्यों रहा है। ऐसे में उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी को विधि बनाने का वहीं से रुझान आने लगा। तो आप देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद 1781 का सेटलमेंट एक्ट आता है। तो ऐसे विधियों का धीरे धीरे निर्माण होने लगा। तो अब आइए हम आपको इस संविधान का विकास कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसके संविधान जो बना भारत में उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख समझ रहे हैं। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं कि जो कंपनी का शासन था इसके अंतर्गत जो नियम कानून बनाए गए वो कैसे बनाए गए और कब कब बनाए गए, और सम्राट के जो अधीन शासन व्यवस्था था इसमें नियम कानून कब कब और कैसे कैसे बनाए गए। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये पहली बार भारत में कंपनी को रेगुलेट मतलब कि उसके नियम कानून के तहत काम करने के लिए बनाया गया। और 1773 में कुछ कमियां रह गई थीं, उसी कमियों को सुधारने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। जब वहाँ का प्रधानमंत्री पिट्स थे ब्रिटेन के, उन्होंने कंपनी को और भी रेगुलेट करने की कोशिश करी। तब 1784 में आया। फिर 1793 में आप देखेंगे चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट आप देखेंगे। इसको विस्तृत से हम बताएंगे, एक एक चीज़ों को आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो सम्राट के अधीन जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। फिर 1892 का, 1909 का, 1919 में, 1935 में और फाइनली भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कैसे आया, इसमें क्या क्या नियम दिए गए थे, क्या क्या भारतीयों को रियायत दी गई थी, क्या क्या सुविधाएं थीं, इसके एक एक पहलुओं को अच्छे से हम समझेंगे। क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी आप देखेंगे कि पीसीएस परीक्षाओं में और यूपीएससी के क्वेश्चन आते रहते हैं। इन सब परीक्षाओं में प्रीलिम्स में आपको अनिवार्य तौर पे इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी संविधान की अच्छे से आप समझ विकसित करने के लिए बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे आप समझ नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि जब 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसके बाद से ही जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड था, यानी कि सीपीसी, आईपीसी, ये 1800
1759 में और ये 1860 में इसको बनाया गया था। तो इसके प्रावधान क्या थे, कैसे थे, हम एक एक बारीकियों को देखेंगे, समझेंगे। और जो नियम विनियम कानून और आईपीसी सीआरपीसी और भी जो चीज़ें हैं ये संविधान से कैसे अलग हैं, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो हम आइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ उसको संसद में लॉर्ड नॉर्थ ने पास करा था। तो इसके पीछे की परिस्थितियाँ क्या थी, उसमें लॉर्ड नॉर्थ ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब, चूँकि उस समय देखिए यहाँ पे है कि व्यापार करने वाली कंपनी का राजनीतिक शक्ति बनना, यानी कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये आई थी यहाँ पे एलिजाबेथ से 1600 में। व्यापार का एकाधिकार का मतलब होता है कि सिर्फ यही कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। और इस तरीके से 1608 ईस्वी में एक कंपनी भारत में आई। 1600 में इसको एकाधिकार मिला था रानी एलिजाबेथ द्वारा, और 1608 में ये भारत में अपना व्यापार करने आती है। इस समय भारत के जो सम्राट थे, मुग़ल सम्राट, तो ये जहांगीर थे, उनके समय में आती है कंपनी। और यहाँ पे धीरे धीरे ये क्या करती है, व्यापार के मकसद से आती है और यहाँ राजनीति करने लगती है। क्योंकि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद वो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, और जो निजामत और प्रशासन का अधिकार था वो दे दिया जाता है वहाँ के नवाब को, वो भी कठपुतली नवाब बनाया जाता है। इस वजह से परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि यहाँ पे देखिए जो बंगाल में द्वैध शासन बन गया, यानी कि अगर निजामत और प्रशासन ये दोनों अधिकार दे दिया गया बंगाल के नवाब को, और राजस्व का अधिकार, दीवानी का अधिकार ले ली कंपनी, यानी कि फ़ायदा तो ये उठा ले रही थी, और प्रशासन का जिम्मेदारी दे गई थी नवाब को। इससे प्रशासन का जिम्मेदारी निभा के नवाब को क्या ही प्राप्त होने वाला था। ऐसे में भी नवाब भी किसानों का और जो जनता थी उनका शोषण करने लगा और कंपनी भी करने लगी। तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोहरा शासन से किसान और वहाँ की जो जनता थी त्रस्त हो गई। ऐसे में अकाल जो 1759 और 70 के आसपास पड़ा, इस समय भी जो कंपनी थी अपने पास अकूत अनाजों को इकट्ठा करने लगी। ऐसे में लोगों के पास अनाज नहीं था, खाने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं था। ऐसे में लाखों लोग बंगाल के उस समय मर गए थे। तो इससे क्या हो गया, इससे होगा ये कि जो ब्रिटेन है तो उसकी छवि है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी छवि खराब होगी। इस वजह से वहाँ ब्रिटेन के जो नवाब थे, उनको ब्रिटेन के जो संसद थे, प्रधानमंत्री थे, उस पर दबाव पड़ रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ के जो अधिकारी थे भ्रष्ट थे, क्योंकि जो कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था तो वही सेम चीज़ व्यक्ति के तौर पे जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे वो भी इसका लाभ उठाने लगे। और खुद वारेन हेस्टिंग्स जो यहाँ का गवर्नर था वो खुद इसका लाभ उठाता था। और लाभ उठाने के चक्कर में होता ये था कि जो दस्तक प्रणाली थी, यानी कि दस्तक ऐसी एक प्रणाली थी कि जिसको दस्तक दिया जाता था वो बिना किसी कर के, बिना किसी टैक्स के उस एरिया में व्यापार कर सकता था। ऐसे में निजी तौर पे भी लाभ उठाने के लिए अधिकारी यहाँ के लोगों को भी, जो व्यापारी होते थे, उनको दस्तक के माध्यम से ये छूट देने लगे। ऐसे में होता ये था कि निजामत को कुछ प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि ये चीज़ें दस्तक देने का अधिकार तो इनको होना चाहिए और ये काम कर रहे थे अंग्रेज। ऐसे में जो कंपनी थी, कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रही थी और अधिकारियों को खूब फ़ायदा हो रहा था। ऐसे में कंपनी घाटे में जा रही थी। तो वहाँ ब्रिटेन पे ये भी दबाव बन रहा था कि कंपनी घाटे में कैसे जा रही है। और जो यहाँ मद्रास, बम्बे और बंगाल में प्रेसिडेंसीज थी अंग्रेज़ों की, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
तो उसका तीनों प्रेसिडेंट ही अलग अलग गवर्नर उसको लीड कर रहे हैं। और कभी अचानक से बंगाल में, कभी मद्रास में, कभी बम्बे में युद्ध कर दे रहे हैं अपने ही। कहीं कंपनी फंस रही है कोई और काम करने के लिए, और मद्रास में उधर युद्ध चल रहा है। अभी मद्रास में युद्ध चल ही रहा है, फिर बंगाल वाले भी युद्ध करने लगे। तो ऐसे में तालमेल नहीं बैठ पाता था, जिससे कंपनी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसी परिस्थितियां आ गई थी, जिसके वजह से ब्रिटेन को लगा कि हमें अब रेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन का जो भी जानकारी है, तो जाहिर सी बात है एक कंपनी को उतनी अच्छे तरह से नहीं पता रहेगी जितने अच्छे तरह से वहाँ के नवाबों को पता रहेगा। सॉरी, ब्रिटेन के जो संसद में विधिवेत्ता हैं उनको जितना पता रहेगा, एक कंपनी को कहाँ इतना पता रहेगा। इस वजह से लॉर्ड नॉर्थ ने कुछ उद्देश्य और कुछ मकसद से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। इनका जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका मकसद था सिर्फ रेगुलेशन करना, और कुछ खास इसका मकसद नहीं था कि कंपनी को अपने अधीन कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। और जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, इसको केंद्रीय प्रशासन देना, यानी कि इसमें ऐसा करा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कहा गया कि ये तय करेंगे कि तीनों प्रेसिडेंसी में कैसे कानून बने और कैसे उसका संचालन हो। कहीं युद्ध हो रहा हो तो इस विषम परिस्थिति में ऐसा एक और प्रावधान किया गया कि अगर आपात स्थिति हो तो अलग अलग गवर्नर अपने स्थिति से वाकिफ़ होकर खुद स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर जब गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल के नवाब को, लेकिन आपात स्थिति के लिए तीनों को स्वतंत्रता दे दी गई। ऐसे में आपात स्थिति का जिक्र करके अपने सुचारू रूप से पूर्ववत ही चलते रह गए। ऐसे में गवर्नर जनरल सिर्फ नाम का रह गया। और देखिए 1773 का जो अभी मैं बता रहा था कि भ्रष्ट अधिकारी थे, उनके लगाम लगाने के लिए उन पे इस एक्ट को लाया गया। द्वैध शासन से जो हालात पैदा हो गए थे, किसानों का शोषण हो रहा था, आम जनता का शोषण हो रहा था, व्यापार वाणिज्य भी बहुत खतरे में पड़ गया था जो दस्तक प्रणाली थी उसके वजह से, और कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जो सीमांकन था, क्योंकि कंपनी व्यापार करने आई थी और यहाँ प्रशासन और राजनीति दोनों करने लगी, इसके सीमांकन यानी सीमा कितना तय किया जाए, कहाँ किस हद तक कंपनी अपने चीज़ों को ऐसे कंडक्ट कर सकती है, इस पे रेगुलेशन लाने के लिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और हम और आगे देख रहे हैं इसमें कि, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, तो हम देखेंगे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे ब्रिटेन में, उनके जो सदस्य थे COD के अंतर्गत आने वाले थे, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, उनको एक लिमिट में सदस्य सीमा तय की गई कि ये 24 होंगे और 1/4 1/4 हर साल उसमें से हटा दिए जाएंगे और इनका कार्यकाल 4 साल का होगा, और जो इससे हट जाएंगे, बाहर होंगे, वो कभी नियुक्त होकर वापस से नहीं आएंगे। फिर इसमें ये करा गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब इसमें बंगाल का उसे गवर्नर जनरल कहा गया, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला वारेन हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल से तात्पर्य ये है कि मद्रास, बम्बे, बंगाल में गवर्नर होते थे पहले, अब गवर्नर जनरल करके इसको केंद्रीय सत्ता दिया जा रहा है, यानी कि जो मद्रास और बम्बे का गवर्नर होंगे इसके अधीन होंगे। लेकिन इसमें कमियां ये थी, यहाँ पे देखेंगे कि इसका कमियां ये था कि आपात स्थिति में जो मद्रास और बम्बे के गवर्नर थे अपने से इसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने से ही निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे में आपात स्थिति में जब इनको अधिकार ही नहीं है और अपने से निर्णय ले सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आगे देखेंगे कि
जो 4 सदस्यों की परिषद गवर्नर को सहायता और सलाह देने के लिए बनाई गई। और इसमें यह था कि बहुमत के आधार पर जो फैसला आएगा उस वही फैसला गवर्नर जनरल को मान्य होगा उसको लागू करने के लिए। और इसमें ऐसे था कि एक गवर्नर हो गया और 3 और सदस्य होते थे। और किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए 3 प्लस 1 होना पड़ेगा, यानी गवर्नर के पास 3, गवर्नर स्वयं हो गया 2 सदस्य और चाहिए, तब जाके इसका फैसला माना जाएगा। और जबकि इस समय क्या हुआ कि जो 3 सदस्यों में था तो फिलिप एक करके था, वो कट्टर धुर विरोधी था वारेन हेस्टिंग्स का। तो ऐसे में अगर एक धुर विरोधी है तो एक गुट बना लिया था, यानी कि 2 + 2 ऐसे फैसला आने लगे, यानी कि किसी भी निर्णय तक पहुंच हो ही नहीं रहा था, वीटो शक्ति दी नहीं गई थी। तो ऐसे में बहुत सारे निर्णय न लेने की स्थिति में गवर्नर पहुंच गया और इसका कोई भी मतलब नहीं रह गया। इसी समय 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई कलकत्ता में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे CJI थे एलिजा इम्पे। और इसके अतिरिक्त 3 जज और थे, आप उनके शॉर्ट नाम लिख सकते हो, हाइड, चैम्बर और HG कानिया। ये 3 और अन्य जज थे। कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको देखेंगे स्टेट पीसेस के अकॉर्डिंग। और जो कंपनी के जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो स्वयं भी व्यापार कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, तो उन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया कि आप उपहार भी नहीं ले सकते, ना निजी व्यापार करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कमियाँ क्या क्या थी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियाँ कहाँ रह गई जो कि सफल नहीं हो पाया, और 1781 का सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा। ऐसा क्या हो गया? तो इसमें देखिए, जो गवर्नर जनरल था इसको अधिकार नहीं था, क्योंकि आपात स्थिति में स्वयं गवर्नर अपने मन से ही फैसले ले रहे हैं, तो कहाँ से इसका क्या ही तुक बना इसको केंद्रीय सत्ता सौंपने का। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति थी ये अस्पष्ट थी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर था उसमें गवर्नर जनरल भी उसके अंडर में आ गया, और इसमें जो भी स्टाफ थे गवर्नर जनरल के सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आ गए। और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट खुद बुला लेता था गवर्नर जनरल को भी। तो इस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल को बुला ले रहा है अपने पास किसी कारण के लिए, तो फिर गवर्नर जनरल का प्रभुत्व उतना रह कहाँ जाता है। इस वजह से भी गवर्नर जनरल का अधिकार स्पष्ट नहीं हो पाया। और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति इतनी थी कि जो भी प्रांत थे, मद्रास, बम्बे और कलकत्ता, तीनों ही प्रांतों में उसकी शक्तियाँ अस्पष्ट होने की वजह से वो सबको ही इंक्लूड कर लेता था और किसी को भी दंडित कर देता था। और इसमें एक और कमी थी कि जो भारत के हिंदू और मुस्लिम थे, तो उनके अकॉर्डिंग न मतलब कि नियम कानून लागू करके अपना जो अंग्रेजी कानून था उसी के अधीन दोनों को दंडित करने लगा। अगर मान के चलो, अगर ऐसे मैं समझाऊं कि हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से शादी करेगा, मुस्लिम है मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करना चाहेगा, अगर उसको कोई जो पश्चिमी की परंपरा है दोनों को ही अगर कहेगा कि इस तरह से आप शादी करो, तो ये तो मंजूर नहीं होगा। तो आप इसके ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग समझिए कि वो इंग्लिश कानून से ही दोनों को दंडित करने लगे। तो ये भी इसमें कमियाँ थी, और भारतीय के लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी। सबसे बड़ी तो बात ये थी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें भारतीयों के लिए कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं की गई थी। और इसका देखिए, अब कमियाँ तो ये गई, प्रावधान किया गया था, इसका महत्व ओवरऑल क्या रहा? महत्व ये रहा कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन वास्तविक रूप में था नहीं, लेकिन नींव रखने की प्रयास की गई। इसके अलावा जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य था, कहीं न कहीं जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद से पास हो रहा है,
तो कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार है उसको तो मान्यता मिल ही रहा है। इसके अलावा जो न्यायिक संरचना है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो इसको भी रखा गया। और भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास यहीं से शुरू होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान, कमियां, परिस्थितियां, मौत, जो भी चीज़ें आपने देखा, इसको एक दो बार और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जहां नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख रहे हैं कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उसी को संशोधन करने के लिए बंदोबस्त एक्ट भी इसको कहते हैं, बंदोबस्त अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो उसी कमियों को दूर करने के लिए हम देखेंगे कि 1781 में ही संशोधन एक्ट लाना पड़ा। और इसमें ऐसा करा गया कि जो गवर्नर जनरल है और इसके जितने स्टाफ हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से हटा दिया गया, अलग किया गया। इसमें हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे पाबंदियां लगाई गई थी। खासकर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता तक सीमित हो गया, यानी कि इसके अंडर से गवर्नर जनरल, स्टाफ, मद्रास, बम्बे, इन सभी की अधिकारिता समाप्त की जाती है। राजस्व से जुड़े जो मामले थे ये गवर्नर जनरल के पास आने लगे और अंतिम अपील भी इसी के पास होने लगे। हिंदू मुस्लिम का अलग लॉ बनाया गया। जैसा कि पहले था कि हिंदू मुस्लिम सब विदेशी कानूनों से ही शासित होने लगे थे, लेकिन अब उनके जो पर्सनल लॉ थे उसके अधीन उनको शासित किया जाने लगा। और इसका प्रभाव ये था, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, कि पहली बार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करा गया। ठीक। और गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति मिल गई है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि कमियां जो हो गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको दूर करने का प्रयास किया गया 1781 के संशोधन एक्ट में। और हम आगे देखेंगे कि जब विलियम पिट्स इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहा भारत में। जो कंपनी का शासन था उस पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करा कि जो सीओडी था, यानी कि कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर को एक कंट्रोल करने के लिए बीओसी को लाया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद ने बनाया था और इसमें कुल 6 सदस्य होते थे। एक होता था राज्य सचिव, एक वित्त मंत्री, और 4 होते थे प्रीवी काउंसिल के जो सदस्य होते थे वही होते थे जो कि ब्रिटेन के जो क्राउन थे उनके ये सलाहकार होते थे। ठीक। तो इनको लाया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब ये प्रावधान किया गया कि जो सीओडी है ये बस यहाँ पे व्यापारिक नियंत्रण देखे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्यापारिक नियंत्रण सीओडी के अंडर में रखा गया और जो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण है ये दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। अब बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, गवर्नर जनरल यही अब चूज करेगा। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चूज करते थे, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नर जनरल भी चूज करेगा। ओके। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन ही कर दिया गया। जो कंपनी के सारे रिकॉर्ड रहेंगे वो भी इसके अधीन रहेंगे। इसके अलावा जो सेना, सिविल, राजस्व से जुड़े जो भी मामले रहेंगे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रहेंगे। यानी सीओडी जो कि कंपनी की जो
इसमें शेयर होल्डर रहते थे, अब इनके अधीन बस व्यापारिक मामला रहेगा। तो कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे। और ये जो भी चीज़ें हुई ये तो ब्रिटेन में हुई, लेकिन भारत में इसके वजह से क्या हुआ कि भारत में जो कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, यानी कंपनी के अधीन कौन सा क्षेत्र थे, बंगाल, मद्रास और बम्बे, ये सारे क्षेत्र अब आगे ब्रिटिश आधिपत्य का अधीन क्षेत्र घोषित हो गया इसी एक्ट के तहत। और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें जो पहले होता था कि एक गवर्नर जनरल हो गया और 3 अन्य सदस्य होते थे, अब हो गया कि जो 3 सदस्य हैं इसमें एक होगा किंग का सेनापति। ठीक, पहले था कि 3 अन्य सदस्य होते थे, लेकिन अब एक किंग का सेनापति अनिवार्य हो गया इसमें, गवर्नर जनरल प्लस किंग का सेनापति। ठीक, और जो मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल का सब ऑर्डिनेट, मतलब कि ये इसके अधीन ही रहेगा। अब कोई भी आपात स्थिति की ऐसी नहीं स्थिति आएगी, आपात स्थिति जिसमें वे स्वयं से निर्णय ले सकें, यानी कि स्पष्ट रूप से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा इसके अंदर ही बम्बे और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। ये अस्पष्टता इसमें कर दी गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि आता है अपना जो इसके तुरंत बाद ही 1786 में अधिनियम आता है, और उसमें हम देखते हैं चूँकि 1786 ईस्वी में एक बहुत ही योग्य कार्नवालिस गवर्नर जनरल था। ये बहुत ही योग्य था। इसने जब अमेरिका में जो स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन का ही शासन था, तो उसमें उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उसकी योग्यता बहुत अच्छी थी। इस वजह से जो पिट्स थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने चाहा कि क्यों ना हम भारत में ही भेज देते हैं कार्नवालिस को, और अच्छे प्रशासन और अच्छे व्यवस्था के तहत ये वहाँ पे शासन करेंगे। ऐसे में कार्नवालिस को जब कहा गया यहाँ पे आके शासन करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ के जो क्राउन थे उनके समक्ष 2 अपना शर्तें रखा। उन्होंने कहा कि जो किंग का सेनापति होगा, मैं चूँकि सेनापति खुद हूँ तो क्यों ना मुझे ही बनाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं तो गवर्नर जनरल रहूँगा, इसके अलावा मुझे किंग की सेनापति भी बनाया जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल प्लस किंग का सेनापति, यानी कि जो 1+3 जो सदस्यीय व्यवस्था थी, इसमें एक किंग का सेनापति और एक गवर्नर जनरल, यानी कि 2 तो ऑलरेडी ही प्राप्त हो गया। बस एक लोगों का और सहमति बन जाए तो इनके सारे कानून पास हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि अगर आपात स्थिति आती है तो मैं इस फैसले को भी, अगर हमारे खिलाफ रहे, उसको भी मानने के लिए बाध्य नहीं होऊंगा, क्योंकि इनकी योग्यता और कार्यशैली ऐसी थी कि जो पिट्स थे वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, इन दोनों शर्तों के साथ मान गए और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए वहाँ पे शासन कीजिए। तो बस 1786 का अधिनियम था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बस भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए ही लाया गया था, और इसकी कुछ खास विशेषता नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि 1793 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था, तो इसमें जो 20 साल कंपनी का एकाधिकार और बढ़ा दिया गया। जो भारत में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे शासन कर रही थी, इसके एकाधिकार को 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक के लिए। और इसमें जो कार्नवालिस को छूट दी गई थी 1786 में, यानी कि वही किंग का सेनापति भी रहेगा, वही गवर्नर जनरल भी रहेगा, और उसे ये अधिकार होगा कि अगर उसके हक में फैसला नहीं आता है काउंसिल का, तो वो स्वयं से ही निर्णय ले सकता है आपात स्थिति में। ये आगे के सभी गवर्नर को सेम चीज़ें दी गई। और इसके अलावा ये हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था,
जो ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था COD को, यानी कि कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे जो कंपनी के शेयर होल्डर थे उनको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। अब इनका जो खर्च होगा इनको भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें करी गई। और इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे 1813 की चार्टर एक्ट को, तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके वजह से। बाकी ऐसे मैं आपको इतिहास इसका बता दे रहा हूँ कैसे विकास हुआ संविधान का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।